क्लॉड कहता है कौन हो तुम। और बेड से नीचे उतरते हुए कहता है मैंने तुमसे पूछा तुम हो कौन। और एथी कहती है नहीं डैड आप ऐसे नहीं उतर सकते नीचे। और वो उसको पकड़ लेती है और क्लॉड उसका हाथ देखता है अपने कंधे पे और कहता है फिलिक्स। फिलिक्स कहता है योर मेजेस्टी। और उसके पास आकर कहता है आप उठ गए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और क्लॉड कहता है क्या तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो जैसे मैं 10 सालों से सो रहा था। और क्लॉड कहता है तुम एक रात में इतने बूढ़े कैसे हो गए। तो वो कहता है योर मेजेस्टी आपने इतनी टेंशन दी मुझे इसकी वजह से रिंकल्स आ गए, लेकिन एक रात की क्या बात कर रहे हैं, आप पिछले 10 दिनों से अनकॉन्शियस थे। और लिली वो भी सर हिलाती है। तो क्लॉड कहता है क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो कहता है क्या मतलब बकवास। और एथी भी उसे देखती है। तो वो कहता है तुम्हें किसने कहा था कि किसी अजनबी इंसान को मेरे चैम्बर में ले आओ, वो भी मेरी परमिशन के बिना। फिलिक्स कहता है ओह सॉरी सर, लेकिन मेरी इंटेंशन बुरी नहीं थी, मुझे पता था कि प्रिंसेस आपके बारे में टेंशन ले रही होंगी, वैसे भी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी तो मैं इसलिए उनको यहाँ पे ले आया। एथी कहती है इसका ये मतलब नहीं था। और उसे याद आता है उसने पूछा था तुम कौन हो। और वो कहता है अगर इसे मुझे असैसिन करने के लिए भेजा है तो मुझे बता दो, मैं अभी इसका सर कलम कर दूँगा। लेकिन इस छोटी सी लड़की को मेरे चैम्बर में भेजेगा कौन, वो भी मुझे मारने के लिए। क्या उसे किसी और वज़ीर ने भेजा है? अच्छा तो शायद उस बास्टर्ड ने इसको भेजा होगा, तो उसको कहो सामने आके कन्फेस कर ले, शायद मैं उसे बख्श दूँ। तो फिलिक्स कहता है सर ये आप क्या बातें कर रहे हैं, आप प्रिंसेस के बारे में ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता है प्रिंसेस तुम्हें क्या लगता है ऐसी कोई लड़की मेरे चैम्बर में घुस आएगी और मैं उसे प्रिंसेस बना दूँगा। तो लिली कहती है सर आप प्रिंसेस को पहचान क्यों नहीं रहे। क्लॉड कहता है तुम कौन हो, इस लड़की की हैंडमेड। तो लिली कहती है योर मैजेस्टी प्रिंसेस एथनीसिया आपकी इकलौती औलाद है और वो आपकी अपनी बेटी है, आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं। शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि आप अभी सो के उठे हैं। तो क्लॉड कहता है फिलिक्स तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या। और उठते हुए कहता है मेरी कोई औलाद नहीं है, आखिर एक लड़की मेरी बेटी कैसे हो सकती है। और सब लोग परेशान होकर उसे देखते हैं। और एथी कहती है डैडी। तो क्लॉड कहता है तुम मरना चाहती हो। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखता है और वो कहता है तुम देख लो तुम बात किसके सामने कर रही हो, और मैं तुम्हारी आंखों की वजह से बता सकता हूँ कि तुम रॉयल ब्लड हो, लेकिन अगर अभी मैंने तुम्हारी आंखें निकाल फेंकी तो शायद तुम्हारी बकवास बंद हो जाएगी। एथी कहती है क्या ऐसा कोई वक्त था जब डैड ने मुझसे इस तरह बात की हो। और एम्पर कहता है रुको एक मिनट। और वो उसके सीने में वो लाइट देखता है ब्लू कलर की। और वो कहता है मेरा माना तुम्हारे अंदर क्या कर रहा है। और अपने बेड से तेज़ से उठता है और तभी उसके सीने में दर्द होता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। और फिलिक्स उसे संभालता है और कहता है सर। और एम्पर उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और वो खांस रहा था। लिली भाग के जाती है और कहती है डॉक्टर, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। और एथी वो उसको देखती है और फिलिक्स कहता है सर आप ठीक तो हैं। और फिलिक्स कहता है हमें आपको पहले बेड की तरफ लेके जाना चाहिए। और एथी वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसी शॉक की वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और एथी कहती है शॉकिंगली फादर को एमनीसिया हो गया है, उनको कुछ भी याद नहीं है, 9 सालों से कोई भी बात उनको याद नहीं है। डैड ने मेरी ज़िंदगी सिर्फ एक वजह से बख्श दी, सिर्फ एक कंडीशन पे कि मैं दोबारा उनके सामने कभी ना आऊँ और वो मुझे लॉक करके रखें। सीन चेंज होता है और हमें लिली दिखाई जाती है जो कहती है प्रिंसेस मुझे आपको कुछ बताना था। एथी कहती है क्या। तो वो कहती है रेवन वो गायब हो गया है, जिस दिन आप बेहोश हुई थी और आपके फादर बेहोश हुए थे, हम उस दिन से उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमें मिल ही नहीं रहा। हमने हर जगह उसे ढूंढा, टी पार्टी की जगह पर भी, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। ऐसी कहती है लुकस ने कहा था एक दिन रेवन मेरे अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा और वो बिल्कुल डिसअपेयर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि रेवन मेरे अंदर अब्जॉर्ब हो गया है और इसका मतलब है कि रेवन हमेशा के लिए जा चुका है। और वो सोचती है क्या अभी तक मैं सच में खुश थी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे चीज़ें गायब हुई जा रही हैं, सबसे प्रीशियस चीज़ जो मेरे पास थी वो मुझसे छीन ली गई है। सीन चेंज होता है और हमें क्लॉड दिखाया जाता है जो कहता है अब बस भी करो, तुम कितने दिनों से यही बात कर रहे हो, मेरे कान दुख रहे हैं और ये किस तरह का अजीब मजाक है। तो फिलिक्स कहता है ये मजाक नहीं है, ऐसा टाइम था, मैं आपको बता रहा हूँ प्रिंसेस एथनीसिया आपकी बेटी है। तो वो कहता है फिलिक्स मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मैं पहले ही ठीक नहीं हूँ। तो फिलिक्स क्लॉड का हाथ पकड़ लेता है और कहता है आपको मैं वजह बताता हूँ, क्योंकि आपने मेरा हाथ इस तरह पकड़ा था जिस दिन प्रिंसेस बेहोश हुई थी ताकि आप उन्हें बचा सके। आपने मेरा हाथ इस तरह ही पकड़ा था जब मैंने आपको रोका था कि प्रिंसेस के लिए अपनी जान खतरे में ना डालें, और आप प्रिंसेस के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल सकते थे।
और जब मैं आपको रोकने वाला था तब आपने मेरे हाथ को पीछे झटक दिया था और सिर्फ प्रिंसेस के लिए आप उस माना स्टॉर्म में एंटर हुए और प्रिंसेस को बचा लिया। क्या आपने नहीं बचाया था? और फिलिक्स बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ एम्पर की तरफ देखता है और एम्पर वो कहता है क्या, और वो शौक हो जाता है और अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है तुम सच में पागल हो गए हो, बकवास करना बंद करो। मैं वो भी एक अनकॉन्शियस बेटी के लिए 10 दिन तक बेहोश रहूँगा? तुम्हें क्या लगता है ये सब हो सकता है? मैंने अपनी बेटी के लिए अपनी जान खतरे में डाली। अगर ये सच हुआ तो वो अपने भाई को याद करता है और कहता है वो अपनी कब्र से उठकर मेरे लिए हंसेगा। और उसे याद आता है एथी जो कहती है डैडी, और वो कहता है 9 साल 9 साल। और वो पेपर्स देखता है और कहता है इंटरनल अफेयर्स तो शो कर रहे हैं कि फ्यूचर से 9 साल बाद की, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। क्या वो लड़की वो डार्क सोर्सर थी? क्या उसे मैजिक आता है? लेकिन ऐसे ट्रिक के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स रिक्वायर होती हैं। और फिलिक्स कहता है मैंने आपको बताया था आपकी मेमोरी चली गई है, आप फ्यूचर में नहीं आए। और एम्पर कहता है और वो चेयर ये यहाँ पे क्या कर रही है? मुझे नहीं लगता कोई भी यहाँ इतनी देर बैठता होगा। तो फिलिक्स कहता है ये चेयर तो आपने स्पेशली प्रिंसेस के लिए बनाई थी ताकि जब वो यहाँ पर आए तो आपको बैठकर देख सके। तो एम्पर कहता है क्या मैंने ऑर्डर किया था? तो वो कहता है हाँ, करीब से देखें कि आपकी मेमोरी में कुछ क्लिक नहीं हुआ, प्रिंसेस यहाँ बैठकर आपको घंटे देखा करती थी। और एम्पर कहता है क्या ये कैसा मजाक है? और फिलिक्स कहता है नहीं नहीं ये मजाक नहीं है। सीन चेंज होता है और हमें एथी दिखाई जाती है जो कहती है हाँ ये अच्छा नहीं है, मैं ऐसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। और एक मेड आती है और कहती है प्रिंसेस आपका स्नैक। और एथी वो सोफ़े पे लेटी हुई थी और कहती है जब मैंने इस दुनिया में पहली बार अपनी आंखें खोली तो मेरा सिर्फ गोल एक ही था, ज़िंदा रहना। और मेड वहाँ पर वो स्नैक्स रख देती है और एथी कहती है मैंने क्यूट एक्ट किया, नाइस एक्ट किया ताकि मेरे डैड मुझे प्यार कर सकें। और उसे वो सारी बातें याद आती है और कहती है मैंने अपने डैड के साथ जितना भी टाइम एंजॉय किया लेकिन इस सब के बावजूद ये सब हो गया। उसे तो मैं याद भी नहीं हूँ और उसने कहा था वो मुझे नहीं मारेगा, लेकिन अब लगता है मेरा गोल पूरा होने वाला है, मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। और वो कहती है हाँ मेरा यही गोल था, एक वेल्दी जॉबलेस लाइफ जिसका मैंने हमेशा से ख्वाब देखा था। और मेड्स उसे पीछे से छुप कर देख रही होती हैं और अर्थी कहती है वाओ एक्साइटिंग। तो मेड्स कहती हैं प्रिंसेस तो अपसेट है, कुछ करो। फिर सीन चेंज होता है और हमें क्लॉड दिखाया जाता है और वो कहता है ये बिल्डिंग ये यहाँ पर क्या कर रही है? तो फिलिक्स कहता है ये बिल्डिंग तो आपने प्रिंसेस के लिए स्पेशली बनवाई थी, उनकी प्राइवेट लाइब्रेरी के तौर पर, ये आपके हुक्म पे बनी थी। तो एम्पर कहता है लाइब्रेरी? मजाक मत करो, मुझे हंसाओ मत, मैंने ऐसा ऑर्डर कब दिया? तो वो कहता है ऑफ कोर्स आपने दिया था, आपकी मेमोरी लॉस्ट हो गई है सर। ओ फिलिक्स कितना क्यूट है। क्लॉड कहता है अभी भी तुम्हारी बकवास जारी है। क्लॉड और फिलिक्स वहाँ से जाते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। और वहाँ के गार्ड्स कहते हैं ओह एम्पर आप यहाँ पर आए, हम अब इस जगह को अच्छे से गार्ड करेंगे ताकि प्रिंसेस यहाँ पे सेफली रह सके। एम्पर प्रिंसेस का नाम सुनकर ही पीछे पलट जाता है और थोड़ी देर बाद सीन चेंज होता है और हमें एथी दिखाई जाती है जिसके पास कुछ लेटर्स थे। और मेड कहती है प्रिंसेस आपके लिए कुछ लेटर्स आए हैं। और एथी कहती है क्या जेनेट ने 5 लेटर सेंड किए? और लिली कहती है मिस मार्गिटा ये तो वही है ना जिन्होंने आपको रिबन गिफ्ट किया था प्रिंसेस, वो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होंगी। और एथी कहती है वाह इसकी तो स्मेल बहुत अच्छी है, लगता है इसने लेटर पे कोई परफ्यूम छिड़का है। और उसमें जेनेट ने लिखा था मैं पहला लेटर लिख रही हूँ आपको, मुझे आज खबर मिली कि आप उठ गई हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आप ठीक हो गई हैं, लेकिन मैं आपसे मिलना चाहती थी। मैं हमेशा आपके लिए दुआ करती हूँ, हर रात सोने से पहले मैं आपके लिए प्रेयर करके सोती हूँ और मुझे ड्यूक एल्फियस से बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए फ़िक्रमंद हूँ। एथी कहती है मेरी और डैड की कंडीशन के बारे में ये तो टॉप सीक्रेट था, एल्फियस को कैसे पता चल गया? और वो सोचती है मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। एथी दूसरा ख़त खोलती है तो उसमें लिखा था मैं आपको दोबारा से ख़त लिख रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी फ़िक्र हो रही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगी। और एथी तीसरा ख़त खोलती है तो उसमें भी यही लिखा था और वो कहती है मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी परमिशन के बगैर आपको ख़त लिख रही हूँ, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ और मैं पहली बार किसी को ख़त लिख रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। और उसमें मज़ीद लिखा था योर हाइनेस क्या इकाइल ने आपको कोई लेटर भेजा है? वो भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद था। मैंने कुछ दिनों पहले उसके डेस्क पे एक इन्वेल्प देखा था और उस पर रॉयल पैलेस का एड्रेस लिखा था, तो मुझे लगा शायद वो आपको भेजेगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो और मैं पार्टनर इन क्राइम्स हैं। और आप कैसी हैं योर हाइनेस? और एथी फिर से ख़त पढ़ती है और एथी कहती है पार्टनर इन क्राइम्स, और वो हंस देती है और वो कहती है ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरी दोस्त मुझे ख़त लिख रही है। और वो कहती है लिली क्या मुझे कुछ स्टेशनरी मिल सकती है?
और लिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है शुक्र है प्रिंसेस का मूड तो ठीक हुआ। सीन चेंज होता है और हमें एम्पर दिखाया जाता है और उसके इर्द गिर्द फूल ही फूल थे। एम्पर कहता है ये तो फूलों की खुशबू है ना। तो हमारा लूकस वो ये मौका भी नहीं छोड़ता और एम्पर के कान के पास आकर कहता है योर मैजेस्टी आपने ख़ुद ये रोज़ गार्डन बनाया था प्रिंसेस के लिए ताकि आप और वो दोनों यहाँ पर अपनी टी पार्टी कर सके प्राइवेट, और ये सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ना, क्योंकि आप दोनों ने प्राइवेट टी पार्टी के लिए ये अरेंज किया था। और एम्पर वो वहाँ से जाने लगता है तो फेलिक्स वो एम्पर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है आपने प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा ट्रेजर दिया है और अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। और एम्पर कहता है फेलिक्स कहता है ये बदकिस्मती है कि आपको ये याद नहीं है, लेकिन जो कुछ हो चुका है आप उसे बदल नहीं सकते योर मैजेस्टी। और एम्पर उसको गुस्से से देखता है और फेलिक्स वो वहाँ खड़ा रह जाता है। ओ फेलिक्स कितनी मेहनत कर रहे हो तुम हमारी एथी के लिए, ये तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर बनता जा रहा है। सीन चेंज होता है और हमें एथी दिखाई जाती है जिसके पास जेनेट का एक और ख़त आया था और उसमें लिखा था मेरी फैमिली की एक लेडी कैपिटल आ रही हैं और मैं बहुत छोटी थी जब उनसे मिली थी और मैं उनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एथी कहती है उसकी फैमिली की एक लेडी, क्या ये उसकी आंट तो नहीं। और एथी उस गार्डन में अकेली बैठी हुई थी। ओ एथी मुझे तो क्लॉड के साथ तुम्हारा वक्त याद आ रहा है। ओ कितना सैड सीन है ना। और एथी वहाँ एक ब्लू ड्रेस में बैठी थी और वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। और एथी कहती है जब से मैंने जेनेट को पहला रिप्लाई दिया है हम तब से एक दूसरे को ख़त लिख रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और वो सोचती है आज जो मुझे लेटर रिसीव हुआ उसमें तो सिर्फ उसने एक इंसान का जिक्र किया है, उसकी आंट का। क्या ये वही आंट तो नहीं जिसने मुझे फंसाया था जेनेट को जहर देकर। एथी कहती है लेकिन बुक में भी उसने तो इस टाइम तक अपना स्टेट छोड़ देना था और उसको यहाँ जाना चाहिए था कैपिटल में, लेकिन असल बुक में जेनेट तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई थी अपने डेब्यू के बाद और अब की सिचुएशन तो उससे अलग है। तो इस वक्त उसकी आंटी वो क्या प्लान कर रही है आखिर। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।